आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान विषय के कक्षा 10 का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट सेकंड, इसका पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने हमारा लास्ट टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें अपन 2 प्रकार पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया और चौथा प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, वही धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। और यह सक्रियता श्रेणी हमारे इस चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण को समझने में तथा इसके अलावा अध्याय 3 में हमारे काम आने वाली है, जो धातु और अधातु वाला चैप्टर है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु लिखी हुई है वो है पोटेशियम है। ये सबसे अधिक क्रियाशील है। इससे थोड़ी कम क्रियाशील सोडियम है। इससे थोड़ी कम क्रियाशील कैल्शियम है। उससे थोड़ी कम क्रियाशील मैग्नीशियम है। उससे कम एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, लेड। फिर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये धातु नहीं है फिर भी लिखा हुआ है, इसका भी अपन कारण जानेंगे। इससे कम क्रियाशील है कॉपर, पारा, चांदी और सोना। और इसको अपन याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कान्ना काका मांगे आलू जामुन फेंक प्रभु, यहाँ तक याद हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। सबसे नीचे लिखा हुआ है सोना, अर्थात सोना तो अपन सभी जानते हैं बहुत कम क्रियाशील धातु है। इससे थोड़ी ज़्यादा क्रियाशील चांदी है, इससे थोड़ी ज़्यादा पारा है और उससे थोड़ी ज़्यादा क्रियाशील कॉपर है। तो इनको तो अपन वैसे ही याद कर लेंगे। और यहाँ से कॉपर से लेड तक याद करने के लिए अपन इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कान्ना काका मांगे आलू जामुन फेंक प्रभु। तो यदि हमें कान्ना काका मांगे आलू जामुन फेंक प्रभु याद है तो अपन ऐसे बोलते हुए इस श्रेणी को एकदम सही से लिख सकते हैं। जैसे का ना का सी का काका, मांगे आलू जामुन फेंक प्रभु। तो इस प्रकार से अपन इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से इस श्रेणी को लिख सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रोजन, फिर कॉपर, पारा, चांदी, सोना। ये इस प्रकार से अपन इस सक्रियता श्रेणी को लिखेंगे। इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो ये ध्यान रखना कि धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। और ये बीच में हाइड्रोजन क्यों लिख दिया, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का ही बनाया था और उस मानक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मान 0 माना था और इसके तुलनात्मक रूप से ही अन्य धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन एक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में काम आता है और इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होएगा, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होएगा। लेकिन आप इतना तो ज़रूर ध्यान रख लेना कि सक्रियता है या धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। अब अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु पदार्थ में से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का कोई यौगिक है या पदार्थ है उसमें से उसको विस्थापित कर दे, उसको हटा दे, उसका स्थान ले ले, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझें तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें अगर जिंक डाल दिया तो इस श्रेणी में देखेंगे अपन तो कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, अर्थात यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील है। तो जिंक ने यहाँ से कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। यदि जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर डाल दिया तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जिंक और कॉपर में देखें तो कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस श्रेणी में अपन देख सकते हैं कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, अर्थात जिंक अधिक क्रियाशील है। तो इसकी अभिक्रिया में भी लिखा हुआ है अधिक क्रियाशील धातु पदार्थ में से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। अगला उदाहरण कॉपर क्लोराइड है, इसके विलयन में लेड डालेंगे Pb
तो ये PbCl2 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये Pb हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील यहाँ से Cu जो कॉपर कम क्रियाशील इसको विस्थापित कर देता है। फिर अगला उदाहरण, फेरस सल्फेट में यदि मैग्नीशियम डालेंगे, Mg डालेंगे, तो यहाँ पर फेरस है और यहाँ पर Mg है। तो यहाँ फेरस कम क्रियाशील है, Mg ऊपर है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ Mg ने फेरस को प्रतिस्थापित कर दिया और Mg ऐसा फॉर्म किया। इस प्रकार से अगला धातु अभिक्रियाओं का प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारकों द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें यदि दो प्रकार के क्रिया कारक हैं तो दोनों ही अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, इसलिए इसका नाम भी हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों प्रकार के जो पदार्थ है अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे, आयन बदल लेंगे, तो इसका नाम भी उसके आधार पर द्विविस्थापन कर दिया गया है। इसका उदाहरण समझे तो सोडियम सल्फेट है, एक्वेटिक, इसके पीछे AQ लिखा हुआ है, अर्थात ये जलीय, जल में घुलता है सोडियम सल्फेट। इसमें यदि अपन ने बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वेटिक, जल में घुला हुआ है, इसको मिला दिया तो बेरियम सल्फेट बनेगा। इसके पीछे एक्वी नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ये जल में नहीं घुलेगा, एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो अवक्षेप होएगा या उसके पैदे में जम जाएगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये भी जल में घुला रहता है। सोडियम क्लोराइड अपन सभी जानते हैं नमक और जल में बहुत ज़्यादा ही घुलता है। तो हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे जहाँ बेरियम कोई अन्य पदार्थ के साथ है और वो बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो समझ जाना कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हुआ है और ऐसा लगभग द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको देखने को मिलता है। अगला उदाहरण पोटेशियम सल्फेट है, ये भी एक्वेटिक होता है, इसमें बेरियम क्लोराइड मिलाया तो बेरियम सल्फेट बन गया, ये अवक्षेप है, पैदे में बैठ जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ये भी एक्वेटिक है, जल में घुला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपको जहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये लगभग द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। तो अपन इसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण को समझ सकते हैं। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला बिंदु है ऊष्मा के अवशोषण तथा उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसको होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसके आधार पर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटेंगे। पहला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी अर्थात जो ऊष्मा का अवशोषण करे, अर्थात उस अभिक्रिया को होने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऊष्मा नहीं देंगे तो वो अभिक्रियाएं घटित नहीं होगी। इसका उदाहरण है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन चूने का पत्थर कहते हैं, इसको अपन ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। अर्थात ये चूने का पत्थर है, ये बिना बुझे हुए चूना, ये अभिक्रिया। इसमें वो सारे उदाहरण अपन पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं और हमें पता है कौन कौन सी अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और कौन कौन सी अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो अपन ने वही पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अर्थात वहाँ सूर्य से इसको ऊष्मा मिलती है, तभी अभिक्रिया होती है। उसके बाद में हमें पता है एक अपन ने वियोजन के अभिक्रिया में उदाहरण पढ़े थे, AgCl2, AgCl ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 में या Cl2 गैस में टूटेगा। तो यहाँ पर भी ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, अर्थात इस अभिक्रिया को होने के लिए भी ऊष्मा की ज़रूरत है, अर्थात ये भी ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। इसके विपरीत ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसके घटित होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बनती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने को अपन ने पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से वही उदाहरण वापस उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन से उदाहरण ऊष्मा शोषी में आएंगे, कौन से ऊष्मा क्षेपी में आएंगे। शोषण की अभिक्रिया, अब यहाँ पर देखिए शोषण की अभिक्रिया
जैसे ही श्वसन की अभिक्रिया घटित होती है तो बहुत सारी ऊष्मा बनती है, जो हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को, जिसकी ऊष्मा से हमारे शरीर की विभिन्न दैनिक क्रियाएं चलती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जबकि इसका उल्टा वापस श्वसन की अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा के रूप में, जो सभी सजीवों के लिए यही अभिक्रिया होती है, श्वसन की अभिक्रिया। तो इसी प्रकार इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऊष्मा के अवशोषण तथा उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाओं का यदि प्रकार पूछें, या आपको सवाल, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको कुछ अभिक्रियाएं दे दी जाएगी और उसमें पहचानिए ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी है। तो मान लो यही आपके सामने क्वेश्चन दे दे, 4 अभिक्रियाएं दे दे, तो आप इसमें से आराम से पहचान कर सकते हो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण या उपचयन, और उससे अगला है अपचयन। तो ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात होती है, और अपचयन, तो ऑक्सीकरण और अपचयन बोलेंगे या उपचयन या अपचयन बोलेंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन या उपचयन अपचयन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं, जस्ट विपरीत एक दूसरे के। तो पहले अपन ऑक्सीकरण को समझेंगे। ऑक्सीकरण या इसको उपचयन भी कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाकारक हो, या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई या हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो वो ऑक्सीकरण होएगा। मान लो कोई क्रियाकारक है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पहले या तो थी नहीं या कम थी, जैसे उत्पाद में बदला उसमें ऑक्सीजन की मात्रा या तो बढ़ गई हो तो भी ऑक्सीकरण है, या हाइड्रोजन की मात्रा घट गई हो तो भी उसका ऑक्सीकरण होगा। अपन यहाँ पर उदाहरण से समझें तो कॉपर है, कॉपर का यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म करेंगे तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण होएगा और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसको अपन इस प्रकार से संतुलित कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ये एक सफ़ेद चमकीला भूरे रंग का चूर्ण होता है कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग में बदल जाता है। और इसको देखिए यहाँ पर साथ साथ में यहाँ पर इसको गर्म करने से या इसको तपाने से ये अभिक्रिया होगी, अर्थात ये ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। विचार कीजिए, इससे पहले अपन ने ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी का टॉपिक पढ़ा, तो यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलो, लेकिन ऑक्सीकरण में आप पूरा ध्यान रखना, ऑक्सीजन जुड़ रही है, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। या फिर अगर ऐसा भी कोई कभी आपको कभी कभार उदाहरण मिलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन था साथ में और हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो भी वहाँ पर ऑक्सीकरण होएगा। अपचयन, ये ऑक्सीकरण का जस्ट विपरीत है, उसका ऑपोजिट है। अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो वो अपचयन कहलाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाएंगे, H2 की अभिक्रिया करवाएंगे और इसको ऊष्मा देंगे, तो कॉपर और इसमें से जल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर के साथ CO कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जैसे ही उत्पाद बना, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हुआ और कॉपर बन गया। और अगला है बिंदु हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होएगा और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होएगा, इस प्रकार से साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण व दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया करा के देखेंगे तो Zn+CO बनेगा। अब ZnO जिंक ऑक्साइड का यहाँ से देखिए जिंक में बदल गया, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन हो गया और कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO बन गया। तो यहाँ पर यदि पूछेंगे, इस अभिक्रिया को दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन कौन से क्रियाकारकों का
ऑक्सीकरण हुआ, कौन से क्रिया कारकों का अपचयन हुआ, तो ZnO से Zn बन गया। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। एक और अगला उदाहरण देख लेते हैं अपन। अब ये इतनी लंबी अभिक्रिया दिख रही है, लेकिन ये आपको ज़्यादा कोई रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझ लो कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर MnO2 है और इसमें उत्पाद में ये MnCl2 में बदल गया। इसमें ऑक्सीजन थी, O2 था, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, अर्थात इसका तो अपचयन हो गया, MnO2 का अपचयन हो गया। यहाँ पर HCl है, HCl से ये Cl2 गैस बन गई। तो यहाँ क्लोरीन में से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन रह गई, तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल का वैद्युत अपघटन, ये हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, वैद्युत अपघटन। जब किसी भी पदार्थ के विलयन का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसको अपन एक वैद्युत अपघटनी सेल में भरते हैं। और सभी वैद्युत अपघटनी सेल की डिज़ाइन इस प्रकार से होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड इलेक्ट्रोड वही होएगा जो बैटरी के धन आवेशित सिरे से जुड़ा रहेगा, कैथोड वही होएगा जो बैटरी के ऋण आवेशित सिरे से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जल के विद्युत अपघटन के लिए भी एक विद्युत अपघटनी सेल बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीकरण